हेलो दोस्तों, आज के चैप्टर में हम देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि काइनेमेटिक्स में जो फिज़िक्स का अपना क्लास 11th का चैप्टर है, आरबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ से अपनी काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाती है। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि काइनेमेटिक्स क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि काइनेमेटिक्स जो शब्द है इसका मतलब क्या है। तो काइनेमेटिक्स को अगर मैं दो भागों में यहाँ से तोड़ दूँ तो एक बनता है आपका काइन और दूसरा बनता है आपका मैटिक्स। तो काइन जो होता है, इस काइन का मतलब आपका क्या होता है? काइन का मतलब होता है मोशन। ओके, अगर कोई भी चीज़ मोशन में है, मोशन का मतलब हो गया गति, गतिमान है। ठीक है, तो उस वक्त उसकी जो मैटिक्स है, मैटिक्स का मतलब होता है उसकी मैथ्स। मैटिक्स का मतलब क्या होता है? मैथ्स। यानी उस वक्त उसमें जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो सारी कैलकुलेशन किसके अंतर्गत आती है? काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आती है। तो ये इसके शब्द का मतलब हो गया काइनेमेटिक्स, यानी मोशन की जो मैथ होती है उसको हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स बोलते हैं। अब आपको पता है किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें कुछ उसके टर्म्स को याद करना ज़रूरी है कि उसमें कौन कौन सी टर्म्स काम में ली जाती हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि काइनेमेटिक्स जो होता है उसके अंदर दो तरह की टर्म्स होती हैं। एक होती है आपके जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती है। स्केलर का मतलब आप जानते होंगे, आपने पहले वेक्टर में पढ़ रखा है कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर आपका क्या होता है। ठीक है, स्केलर का मतलब होता है ऐसी राशियां जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काम में आता है, जिनमें सिर्फ वैल्यू ही होती है वो स्केलर होती है, और जिनमें वैल्यू के साथ में डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दी जाती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास कुछ कीवर्ड्स हैं वो काम में आएंगे। कीवर्ड्स जैसे कि स्केलर क्वांटिटी में आपका डिस्टेंस जो है वो काम में आता है, डिस्टेंस यानी दूरी। ठीक है, डिस्टेंस। दूसरा आएगा आपका स्पीड। डिस्टेंस और स्पीड, पूरा खेल इन्हीं दो का है, डिस्टेंस और स्पीड का। इनके साथ में फिर अपने एक्सेलरेशन भी ऐड हो जाता है। ऐसे एक्सेलरेशन के साथ में आगे आपका जर्क भी ऐड हो जाता है। ये सारी एक दूसरे का रेट ऑफ चेंज है। ठीक है ना, जैसे डिस्टेंस है तो प्रत्येक टाइम में जो डिस्टेंस होगी उसको स्पीड बोलेंगे, प्रत्येक टाइम में जो स्पीड होगी उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, और प्रत्येक एक यूनिट टाइम में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? आपका जर्क होगा। तो ये सारी टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब कुल मिला के ये सारी की सारी जो आगे जितनी भी बनने वाली वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इस मेन वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड कर रही है, जो कि है आपकी डिस्टेंस। इसी तरह से आपका वेक्टर, अगर इसी की हम वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में इसी डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट आप बोल देते हैं। ठीक है, ये जो स्पीड है इसको आप क्या बोल देते हैं? स्पीड को आप वेलोसिटी बोल देते हैं। अगर आपने वेलोसिटी बोला है इसका मतलब कि आपने उसमें उसकी जो डायरेक्शन है उसको भी काउंट कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन को भी आप यहाँ पे एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, और जर्क जो है इसको जर्क ही बोला जाता है। बस इतना ही फ़र्क है कि इनमें जो है आपका इसका जो डायरेक्शन है वो इंक्लूड कर दिया जाता है, और इनमें जो है वो सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड काम में लिया जाता है। तो आपको मेनली इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी कि काइनेमेटिक्स जो है वो पूरी काइनेमेटिक्स किस किस के बीच राउंड अप करती है? ये इन्हीं दो के बीच में ही राउंड अप करती है, डिस्टेंस, स्पीड और एक्सेलरेशन, इन तीन के बीच में। ठीक है, और वैसे ही डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, वेलोसिटी बोल सकते हो, एक्सेलरेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में जितनी भी काइनेमेटिक्स में जो भी क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी बनेगा, आपको जो भी थ्योरी आएगी वो सभी इन्हीं के इर्द गिर्द ही आपकी राउंड अप होती रहेगी। तो हम अब सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? आपको अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस से आप क्या समझते हो, तो डिस्टेंस का मतलब हो गया कि किन्हीं भी दो जगहों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से मैं बी पॉइंट पर चला और ये 5 किलोमीटर चला तब जाके मेरा बी पॉइंट आया। ठीक है, तो मैं अगर आपको पूछूं ए से बी की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे कि सर 5 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूं कि ए जो है वो पहले बी पर गया, उसके बाद में वो सी पर गया, उसके बाद में वो डी पर गया। ठीक है, तो यहाँ से ये 4 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर 1 किलोमीटर चला। ठीक है, तो अब मैं आपको पूछूंगी ए से डी की जो डिस्टेंस है
वो कितनी है? तो आप कहोगे सर 4 तो ये हो गई, 2 ये हो गई और 1 ये हो गई, यानी टोटल कितनी हो गई आपकी? 7 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस हो गई। चलो ठीक है, ये आ गया समझ में। अब अगर मान लो मैं आपको ये बोल दूं कि कोई पॉइंट ए है, यहाँ से कोई पर्सन है जो चला पॉइंट बी पर गया, फिर वो पॉइंट सी पर गया, ठीक है, उसके बाद में वो यहाँ से वापस आया और वो आते आते यहाँ पर फिर से पॉइंट डी पर आ गया और इसके बाद में फिर से वो पॉइंट ए पर आ गया, ठीक है। तो अब ये कितनी डिस्टेंस पूरा चला? अगर ये 4 किलोमीटर चला, ये 3 किलोमीटर चला, ये 2 किलोमीटर चला, ये 1 किलोमीटर चला, तो अब इसने कितनी डिस्टेंस कवर की पूरी? तो आप फिर से क्या बोलोगे कि सर इसने 4 किलोमीटर तो ये चला, 3 फिर इधर चला, फिर 2 किलोमीटर ये चला और फिर 1 किलोमीटर ये चला, तो टोटल कितनी हो गई आपकी? 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, टोटल हो गया इसका 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर क्या होगी? इसकी डिस्टेंस होगी। तो अगर मैं आपको डिस्टेंस के बारे में पूछूं तो आप यही कहोगे कि सर ये यहाँ से चला और घूम फिर के वापस यहाँ आ गया, तो इसने पूरा कितना एरिया कवर किया, ठीक है। तो पूरा कितना चला? ये तो पूरा ये 10 किलोमीटर चला, ठीक है। ओके, ये भी आ गया समझ में। अब ये तो हो गई आपकी डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मैं आपको यही बात डिस्प्लेसमेंट के टर्म में पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, ठीक है, तो अब मैं आपको पूछता हूं कि ये पॉइंट ए है, यहाँ से कोई बी पॉइंट तक चला, 5 किलोमीटर चला, ठीक है, तो इसकी ए और बी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? तो आप कहोगे सर ये 5 किलोमीटर है, ठीक है, ये भी सही है। अब अगर मैं आपको फिर से ये कह दूं कि ये ए है, यहाँ से कोई 5 किलोमीटर बी तक चला, 5 किलोमीटर चला और बी से वापस रिटर्न होके ये 3 किलोमीटर, यहाँ 3 किलोमीटर वापस किसी सी पॉइंट पर आ गया, ठीक है। तो अब मैं आपको पूछूं कि ए से सी की डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप क्या बताओगे? अब आप इसको 8 नहीं बताओगे, अब आप बताओगे कि सर ए से सी की जो है वो डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर चला, 3 वापस आ गया, यानी 2 बची। तो यानी इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? कि डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल चली गई दूरी, ठीक है, तो वो तो हो गई 8। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दोनों के बीच की कम से कम दूरी, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो ये है, इससे ए से सी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ तक की, ये जो है ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है? हमने इसमें इसकी डायरेक्शन भी काउंट किया। डायरेक्शन कैसे काउंट की? मान लो कि मैं इस तरफ की दाईं साइड की डायरेक्शन को अगर प्लस लेता हूं तो मैं बाईं साइड की डायरेक्शन को क्या? माइनस लूंगा। तो अब अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो मैं क्या कहूँगा कि प्लस में तो 5 गया और माइनस में 3 आ गया, तो नेट कितना बचा मेरे पास? प्लस में 2 बचा। यानी ये जो प्लस में 2 है, ये जो प्लस है ना, ये प्लस इसकी डायरेक्शन को निरूपित कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन भी साथ में काउंट की जाती है। यानी यहाँ पे जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन होगा वो अलजेब्रिक होगा, यानी इसमें डायरेक्शन काउंट होगी, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको ये कह दूं कि कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, एक बंदा है जो कि इस रास्ते से गया, ठीक है, 8 किलोमीटर चल के गया ये यहाँ से। दूसरा बंदा एक कोई इधर से गया, ठीक है, ये गया, ये 10 किलोमीटर चल के गया। तो अब ये जो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी जो डायरेक्टली इसको हिट करेगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली कितनी होगी? ये वाली ऑब्वियसली इससे और इससे तो कम ही होगी, ठीक है। तो ये मान लेते हैं अपन की 6 हो गई, 6 किलोमीटर इसकी हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको मैं पूछूं कि इसकी डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो आप कहोगे सर ऊपर वाले रास्ते की डिस्टेंस तो कितनी है? 8, नीचे वाले रास्ते की डिस्टेंस कितनी है? 10, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बोलूँ तो क्या होगी? सिर्फ 6 ही होगी, एक ही होगी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ से आप एक कंक्लूजन और निकाल सकते हो कि अगर मैं मान लो आपको 4 फैक्ट दे देता हूँ कि क्या डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या मैं आपको कह दूँ कि क्या
डिस्टेंस बराबर होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट के, या मैं आपको बोल दूं कि क्या डिस्टेंस बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, या मैं आपको बोल दूं कि क्या कभी डिस्टेंस छोटा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। तो इनमें से सब रॉन्ग कौन सा है, कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि डिस्टेंस जो है वो बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। तो अपना डिस्प्लेसमेंट कितना अच्छा है और डिस्टेंस कितना 8, इधर कितना है 10, यानी ये तो सही है कि डिस्टेंस हमें ये बड़ा मिल रहा है अपने को। अगला बोल रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या बराबर हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। मान लो वो इन दोनों रास्तों से ना जाके इसी रास्ते से गया होता तो उसकी डिस्टेंस भी 6 होती और डिस्प्लेसमेंट भी उसका 6 ही होता। तो ये भी सही है। डिस्टेंस बड़ा या बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, हाँ इन दोनों से हमें पता चल रहा है कि ये भी सत्य है। लेकिन क्या डिस्टेंस कभी छोटा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से? नहीं हो सकता, क्योंकि शॉर्टेस्ट सबसे छोटा होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फिर डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस को ही तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो क्या डिस्प्लेसमेंट से छोटा भी डिस्टेंस हो सकता है? नहीं हो सकता कभी भी। तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। ये अंडरस्टैंडिंग नॉर्मली होनी चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस इनमें फ़र्क होता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। यानी एक में तो हम क्या कहते हैं, साथ में उसकी जो डायरेक्शन है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, और जो डिस्टेंस होती है उसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करते, टोटल को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ शायद आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस क्या होता है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका क्या होता है। अब हम इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, किस तरह से इसके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको मान लो सबसे पहला क्वेश्चन कोई सर्कल का पूछ लिया आपको कि जो कोई एक सर्कल है, ये सेमी सर्कल है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट कोई ए है, ये पॉइंट कोई बी है, यहाँ पे ये इसका क्या है, डायामीटर है। ठीक है, तो कोई बंदा ए से बी पर गया ये पाथ फॉलो करके। ठीक है, यानी इधर से ये गया और इस पूरे पाथ को इसने फॉलो किया और ये बी पर आ गया। ठीक है, तो अब मैं पूछूं कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी और इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, तो आप क्या बताओगे? इसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगी? तो आपको पता है कि यार ए से बी तक गया, तो डिस्टेंस तो क्या होती है, जो पूरी दूरी उसने कितनी कवर की है। तो हमें पता है पूरे सर्कल को अगर वो कवर करता तो कितना होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर। तो इसने आधा ही कवर किया है, यानी कितना हो जाएगा, पाई आर। तो ये हो गया आपका पाई आर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे मैं बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो शॉर्टेस्ट कौन सी है इसकी डिस्प्लेसमेंट, ये वाली। ठीक है, जो इसके डायमीटर के सापेक्ष है। तो अगर मैं इसकी रेडियस को आर मानता तो इसका पूरा ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता, 2r इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इस तरह से बन सकता है कि अगर मान लो मैं आपको कह दूँ कि कोई एक आदमी है जो कि इस सर्कल का 1/4 चलता है। ठीक है, सर्कल के सरकमफ्रेंस का 1/4 पार्ट उसने कवर किया, ये 1/4 पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे इसका मान लो सेंटर है, और ये जो दूरी है ये दूरी उसकी जो हो जाएगी रेडियस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, आर ये हो जाएगी, आर ही ये हो जाएगी। और चूंकि इसने 1/4 कवर किया है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं आपको बोलूँ कि उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो आप कह दोगे कि सर इसने जो ये पूरा आर इंटू थीटा। ठीक है, चाप क्या होता है आपको पता है, सर्कल का चाप, चाप यानी आर्क। ठीक है, आर्क क्या होता है, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय थीटा। थीटा किस में लिया जाता है, यहाँ पे आप ध्यान रखना, थीटा 90 डिग्री नहीं होगा, ये थीटा जो होगा वो होगा आपका पाई/2 रेडियन में लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो मैं अगर कहूँगी इसकी डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, तो डिस्टेंस के लिए आप कहोगे सर ये पूरा आर्क के नज़दीक चला है, तो ये इसका हो जाएगा आपका r इंटू पाई/2, यानी
पाई आर बाई टू, ये क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। बट अगर मैं कहूँ कि अब इसकी डिस्प्लेसमेंट बताइए ए से बी पॉइंट की, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है, तो ये वाली होगी, ये जो है ना, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे, आपको सीधा सीधा ये एक ट्राइंगल दिख रहा है और ट्राइंगल में भी 90 डिग्री का है और दोनों आर आर सेम है, तो यानी मज़े बन गए। अब आप ए और बी पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो डायरेक्टली। तो आप कहोगे सर ए बी बराबर हो जाएगा आपका रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे रह गया आपका 2r स्क्वायर रूट में, तो यहाँ से आर स्क्वायर रूट से आर तो बाहर आ गया और रूट 2 अंदर आ गया, तो ये हो गया आपका आर रूट 2। ये क्या बन गई आपकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इस तरह से अंतर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी सर्कल पे बन सकता है कि आपको ये बोल दे, जैसे अभी तो मैंने 1/4 बोला तो 90 डिग्री का था एंगल, ठीक है, लेकिन अब मान लो मैं आपको ये बोल दूँ कि भैया यहाँ से चला, ठीक है, और यहाँ तक उसने कवर किया, ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, और यहाँ से ये चला और इसने पूरी जो ये लेंथ है, ये पूरा आर्क उसने कवर किया है, ठीक है। अब इसका सेंटर मान लो ये वाला है, तो यहाँ से ये सेंटर को मैंने मिला दिया और इस सेंटर को मैंने मिला दिया, ये दोनों जो है वो आर आपकी रेडियस है, ठीक है। ये जो एंगल इसमें बन रहा है, ये एंगल 120 डिग्री का बन रहा है। अब बताइए इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगी, तो आप कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, तो ये वाला अपन ने भाई ये निकाल लिया, ये लो, तो ये होगी, ये जो कॉर्ड बन रही है ए बी, ये होगी। लेकिन अब इस कॉर्ड की लेंथ आप कैसे निकालोगे कि यार पहले तो मेरे पास 90 डिग्री था यहाँ पे, तो 90 डिग्री था तो इसलिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, लेकिन अब यहाँ पे ये कॉर्ड 120 डिग्री के ऊपर बन रही है, तो अब यहाँ पे इस कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो आप याद रखना इस कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो होती है 2r साइन थीटा बाई 2, यानी यहाँ से आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2r इंटू साइन थीटा बाई टू, थीटा कितना है 120 डिग्री, तो थीटा बाई टू कितना हो गया 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 2r इंटू साइन 60 की √3/2, 2 से 2 मर गया तो कितना बचा √3r। तो ये क्या होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये 2r साइन थीटा बाई 2 कैसे आया, हमें समझ में नहीं आया, ठीक है, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आपको ये याद रखना है फॉर्मूला कि 2r साइन थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आपने जैसे वेक्टर पढ़ा था, वेक्टर में आपने हेड टेल रूल पढ़ा होगा। हेड टेल रूल क्या बोलता है कि ये कोई वेक्टर ए वेक्टर है, ये कोई वेक्टर आपका बी वेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ से इसका ये जो वेक्टर होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर है आपका, जो भी मान लो आप आर वेक्टर है, ठीक है। तो इसकी हेड, इसकी टेल, इसकी हेड, इसकी टेल और इसकी स्टार्टिंग से हेड और ये टेल, ठीक है। तो अगर मैं इसको हेड टेल रूल से चलूँ तो इसकी हेड जिसके हेड, इसकी जो टेल है, पहले वेक्टर की टेल जिसके हेड से मिल रही है उन दोनों को एडिशन करूँगा मैं, तो ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर बराबर किसके होगा आर वेक्टर के, यही तो रूल था ना, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा वेक्टर बन रहा है, देखो एक तो आर वेक्टर बन रहा है ये वाला, एक आर वेक्टर बन रहा है ये वाला। इन दोनों की डायरेक्शन कैसे है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन मेरे पास यहाँ पे नीचे की तरफ है, और ये जो ए बी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा के अपने क्वेश्चन का वेक्टर बना लेता हूँ, ठीक है। अपने क्वेश्चन का वेक्टर इस तरह से बन जाएगा आपका, ये एक आर आ गया, ये आपका यहाँ से ही स्टार्ट होके दूसरा आर बन रहा है, और ये आपका जो ए बी है वो बन रहा है, ठीक है। ये आपका ए बी वाला बन रहा है, तो ए बी जो बन रहा है उसको मैं ए ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मान लो ए वेक्टर है, और ये वाला चूंकि वेक्टर है तो इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर अपन रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे तो अपन क्या कहेंगे कि सर R1 प्लस ए, यहाँ पे दोनों ही वेक्टर हैं ये, ठीक है, प्लस ए बराबर क्या होगा आपका R2 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, ए वेक्टर निकालना है, तो मैं ए वेक्टर को बाहर रखूँगा, तो ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर, ठीक है।
अब अगर मुझे क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ए वेक्टर का, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, कैसे निकाला जाता है, आपने पहले पढ़ा था रूट ऑफ r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ r2 r1 cos ऑफ थीटा, यही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब हमें पता है कि यार इनका दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पे जो अंदर हम लेंगे वो इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है ना, ये इनका मैग्नीट्यूड लिया जाता है यहाँ पे ये वेक्टर्स नहीं है तो मैग्नीट्यूड सेम ही है क्योंकि अपने पास दोनों ही आर ही हैं। तो यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड बराबर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ r2 की जगह मैं क्या रखूँगा, r रखूँगा, हमारे पास दोनों ही r ही हैं, तो आर स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, दोनों आर आर मल्टीप्लाई हो गए तो बन गया आर स्क्वायर और आगे बच गया अपने पास कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों आर स्क्वायर एड होके टू आर स्क्वायर बन गया, अंदर टू आर स्क्वायर हैं तो टू आर स्क्वायर मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो अंदर बच क्या गया, यहाँ पे बच गया वन माइनस कोस ऑफ थीटा और ये है आपका रूट में, ठीक है। अब ये इतना बच गया। अब यहाँ से आप देखो कि यहाँ पे रूट ऑफ टू आर स्क्वायर वन माइनस कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था कि वन माइनस कोस ऑफ थीटा बराबर क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, इसकी जगह ये पुट करूँगा मैं वैल्यू तो मेरे पास आ जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। अब इस रूट को मैं हटा सकता हूँ, टू मेरे पास दो बार है तो एक टू बाहर आ गया, आर मेरे पास दो हैं क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए एक आर बाहर आ गया, साइन मेरे पास दो है तो एक साइन बाहर आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास वो फॉर्मूला आ गया टू आर साइन थीटा बाई टू। तो इस तरह से इसको निकाला जाता है। अब आपको यहाँ पे चाहे 130 डिग्री दे दे, 140 दे दे, 50 दे दे, 270 दे दे, 180 दे दे, कितने भी डिग्री दे दे, आप यहाँ से इसमें फॉर्मूले में पुट करके उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पास बन सकता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, ये 3D का क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। अगर जैसे कि इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको ये बोलता कि ये आपका कोई रेक्टेंगल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है, कोई स्क्वायर है आपका, ठीक है। इस स्क्वायर में ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसकी भुजा ये ए है, ये भुजा भी ए ही है और यहाँ से इसका ये डायगोनल है, ठीक है। तो अगर मैं आपको पूछता कि ए से बी की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी तो आप सीधा सीधा बता देते सर ए ये है, ए ये है, तो ये जो डायगोनल है ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ टू ए, ठीक है। अभी अपन ने पहले देखा था पाइथागोरस थ्योरम, तो उसी तरह से रूट ऑफ टू ए डायगोनल होता है तो ये रूट ऑफ टू ए हो जाता, ठीक है। तो ये तो होता है सिंपल 2D फॉर्म, अगर 2D के अंदर है ये स्क्वायर है तो उसका तो हो जाएगा रूट ऑफ टू ए। लेकिन अगर मैं मान लो आपको 3D में पूछ लूँ, ठीक है, 3D में ये वाला है आपका एक क्यूब है, ठीक है। अब ये स्क्वायर नहीं है, ये एक क्यूब है जिसकी भुजाएं आपकी क्या दे रखी है अपन को, ये ए दे रखी है, ये भी ए ही दे रखी है और ये वाली भी ए ही दे रखी है, ठीक है। ये पॉइंट आपका कैपिटल ए है, ये पॉइंट आपका कैपिटल बी है। तो अब ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आपको पता है अगर 3D में होता है तो इसको हम बॉडी डायगोनल बोलते हैं। ये डायगोनल ध्यान रखना कि उस डायगोनल की तरह नहीं है, वो डायगोनल यहाँ से लेके यहाँ तक था, ठीक है, लेकिन ये डायगोनल यहाँ से चल के पीछे वाले कॉर्नर के वहाँ पे ऊपर जा रहा है, समझ पा रहे हो आप। तो ये बॉडी डायगोनल है, तो बॉडी डायगोनल कैसे ज्ञात करेंगे आप, तो ये ध्यान रखना बॉडी डायगोनल जो होता है वो होता है रूट ऑफ 3a, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से अब डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा रूट ऑफ 3a, ओके। अब इसको निकाला कैसे मैंने रूट ऑफ 3a, तो बस वही है, आपने वेक्टर रूल लगा दो यहाँ पे भी आप अगर वेक्टर एनालॉजी का इस्तेमाल करोगे तो ये आपका बॉडी डायगोनल रूट ऑफ 3a आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा तो वो भी देख लो कि मान लो कि यार इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास 0 0 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट एक्स में क्या है प्लस ए चल रहा है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए मेरे पास ए आई, वाई में क्या चल रहा है, वाई में भी ये प्लस में ही चल रहा है ए, तो वाई का कोऑर्डिनेट हो गया ए जे, और जेड में
ए चल रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ चल रहा है, यानी माइनस में हो गया, माइनस क्या हो गया इसमें ए ही चल रहा है तो ए के, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। तो अब अगर मेरे को यहाँ पे ए बी वेक्टर ज्ञात करना है तो ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बी वेक्टर हो जाएगा ए आई प्लस ए जे माइनस ए के, ठीक है। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस देन अगेन ए स्क्वायर प्लस अगेन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, और 3 रूट में रह जाएगा और 3 ए है तो ए बाहर आ जाएगा, ठीक है, रूट ऑफ 3 ए, ऐसे यहाँ पे आप इसको निकाल सकते हो। ये आपका हो गया कंप्लीट। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के जो क्वेश्चन हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस जो आपके बन सकते हैं कि डिस्टेंस किस तरह से आप निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट आप किस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन। अब मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ कि जिस क्वेश्चन में जैसे कि आपको मान लो मैंने दे दिया ये वाला ही देख लो यहाँ से ही, ठीक है, यहाँ से जैसे कि मैंने आपको कह दिया कि ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल, इस सर्कल का ये कोई पॉइंट है, वो है पी पॉइंट है, ठीक है, ये सर्कल रोल कर रहा है, इसने अपना हाफ रोटेशन कंप्लीट किया, ठीक है, हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के बाद में ये सर्कल जो है वो सॉरी यहाँ पर पहुँच गया आपका, इसने अपना हाफ रोटेशन कंप्लीट किया और ये सर्कल जो है वो यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, जैसा भी बनाया यार, ठीक है, जो भी है, ये यहाँ पे पहुँच गया मान लो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसने इसके ऊपर रोल किया है, ध्यान रखना, ठीक है ना, यानी ये इसके टच होता हुआ ऐसे आगे चला है, तो इसका जो आपको अब डिस्प्लेसमेंट बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे ज्ञात करोगे, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे एज्यूम करके देखो कि अगर ये हाफ रोटेशन करेगा तो मान लो ये पॉइंट पी है और इसी के जस्ट सामने यहाँ पे कोई पॉइंट ए होगा, मान लो ये पॉइंट कोई ए था, तो अब जैसे ही इसने हाफ रोटेशन किया तो ये ऊपर वाला पॉइंट कहाँ आ गया, नीचे आ गया ना, ये पॉइंट ए यहाँ आ गया और ये पॉइंट जो पी है वो यहाँ चला गया ऊपर, ये पॉइंट पी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाली, ठीक है। आपको पता है इसकी रेडियस कितनी है, आर रेडियस का है मान लो, ठीक है, तो ये पूरा इसका डायमीटर कितना हो गया, 2r रेडियस का हो गया। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से P से लेके A तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, P से A तक की डिस्टेंस ये हो जाएगी, जो इसकी ये सारा का सारा ये आधा, ठीक है ना, क्योंकि इसने आधा ही तो रोटेट किया है, तो ये पूरा इसके टच होते 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 यहाँ तक ये पहुँचा है, तो ये वाला जो है, ठीक है, यानी पूरा अगर ये करता, पूरा रोटेशन करता तो कितना चलता, 2πr, बट इसने आधा रोटेट किया है तो कितना चला ये, πr, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, πr। तो अब हमें पता है कि ये πr है, ये 2r है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप इसका जो ये है कर्ण आप ज्ञात कर सकते हो, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर प्लस πr का स्क्वायर, और इस पूरे का आप यहाँ पे रूट कर सकते हो, ठीक है, तो वही हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर मेरे पास 4 प्लस पाई स्क्वायर बच गया, रूट के अंदर सारी वैल्यूज हैं, आर स्क्वायर है, आर मैंने बाहर ले लिया, रूट के अंदर क्या बच गया मेरे पास, पाई स्क्वायर प्लस 4, दैट इज़ द आंसर। समझ रहे हो, तो इस तरह से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस करने हैं। तो ये था आपका काइनेमेटिक्स का पहला चैप्टर, जिसमें मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई होगी। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अपना होगा, वो चैप्टर अपना होगा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। अगर आप इतना समझ गए कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, और फिर एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, तो आपका काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो जाए। काइनेमेटिक्स पूरा इन तीन के ऊपर ही है, स्पीड वेलोसिटी, ठीक है। तो अब स्पीड भी अलग अलग तरीके की होती है, एवरेज होती है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस होती है, तो वो आगे की बात है।
पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यार स्पीड जो है, इस स्पीड को आपको दिमाग में स्पीड नाम आती है आपके, ये आना चाहिए कि स्पीड है क्या। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि राम, आपका अगर कोई फ्रेंड है राम, तो आपके पास राम का मतलब आपके पास सीधा उसका जैसे इमेज नहीं आ जाती है कि राम, राम यानी कोई आदमी का नाम है या राम। ठीक है, तो वैसे स्पीड नाम लेते ही जैसे ही स्पीड आए, स्पीड का मतलब क्या है, ये एक तरह की डिस्टेंस ही है। आपको ये चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि यार स्पीड कुछ और नहीं है, डिस्टेंस ही है, बट एक यूनिट टाइम में है। समझ रहे हो, एक यूनिट टाइम में अगर कोई डिस्टेंस है तो उसको हम स्पीड बोलते हैं, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है ना, तो यानी डिस्टेंस प्रति टाइम, मीटर प्रति सेकंड ऐसे मान लो। ठीक है, यानी कितने मीटर प्रति सेकंड वो चला। ठीक है, तो ये जो मीटर है ना, यही है मेन। समझ रहे हो कि मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में वो कितने मीटर चला, तो यानी कुल मिला के स्पीड कुछ और नहीं है, ये एक्चुअल में डिस्टेंस ही है। ऐसे ही आपकी वेलोसिटी होती है, उसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्रति सेकंड कितना डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये नॉर्मली आपको ध्यान में होनी चाहिए आपके दिमाग में। अगर कोई आपको डिस्टेंस बोले, डिस्प्लेसमेंट बोले, स्पीड बोले, ठीक है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है, तो ये सारा आप नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर भी करें, और अगर आपका कोई सजेशन है इसके बारे में तो ज़रूर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।